हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आज का सेशन है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के सेशन में हम साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षार क्या होता है? एक क्षारक होता है जो, अब आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आप समझ गए होंगे ये किस चैप्टर से है। आपका जो एसिड और बेस चैप्टर है ना, एसिड एंड बेस जो चैप्टर है वहां से मैंने इन क्वेश्चंस को उठाया है और ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षार एक क्षारक होता है। क्षारक मतलब बेस। क्षार को आप एल्कली बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्षार एक क्षारक होता है जो जल में घुलनशील और साबुन की तरह चिकना होता है। जल में घुलनशील और स्वाद में क्या होता है? आपका कड़वा होता है। जल में अघुलनशील और साबुन की तरह चिकना होता है। और जल में अघुलनशील और स्वाद में क्या होता है? आपका कड़वा होता है। ठीक है, अब देखिए, एसिड और बेस के बारे में आपको इतना तो पता है। एसिड क्या होते हैं? आपके स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में आपके खट्टे होते हैं। और जो नीला लिटमस पत्र है तो नीले को क्या कर देते हैं? आपके लाल कर देते हैं। ये भी आपको अच्छे से पता है। ठीक है, उसी दूसरी तरफ आपके बेस होते हैं। जो बेस है वो स्वाद में कैसे होते हैं? आपके कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं? आपका नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जो लाल लिटमस पत्र है उसको आपका नीला कर देंगे। और जो एसिड है, एसिड क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्र को आपका लाल कर देते हैं। इतना आपको अच्छे से पता है। लेकिन यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो अलग पर्सपेक्टिव में पूछा गया है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। जल में घुलनशील और क्या होते हैं? साबुन की तरह चिकने होते हैं। क्षार एक क्षारक होता है जो जल में घुलनशील है और साबुन की तरह क्या होता है? आपका चिकना होता है। तो अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, और देखिए जितनी भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखा रहा हूं ना, ये सभी हमारे नोट्स के अंदर उपलब्ध है। ठीक है, देखिए, सभी क्षारक जल में क्या नहीं होते? घुलनशील नहीं होते। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, याद रखिएगा। जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं। यानी कि सभी क्षारक आपके जल में घुलनशील नहीं है। स्टेटमेंट को समझना अच्छे से। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, लेकिन वह क्षारक जो जल में घुलनशील होगा ना, वही क्या कहलाएगा? आपका क्षार कहलाएगा। समझ गए? सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन वो क्षारक जो जल में घुलनशील है ना, वही आपका क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। याद रखिएगा, वही क्या कहलाएगा? आपका बेस कहलाएगा। और इनका स्पर्श क्या होता है? इनका स्पर्श साबुन की तरह चिकना होता है और स्वाद में क्या होते हैं? आपके कड़वे होते हैं। तथा प्रकृति के क्या होते हैं? आपके संक्षारक होते हैं। इन्हें कभी छूना नहीं चाहिए और चखना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? आपके स्वाद में या कैसे होते हैं? आपके हानिकारक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। समझ गए? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका जल में घुलनशील होते हैं और साबुन की तरह चिकने होते हैं। जल में घुलनशील और साबुन की तरह चिकने, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना अभी, ये सभी चीजें आपको हमारे नोट्स के अंदर मिल जाएंगी। और नोट्स लेने के लिए आपको एप्लीकेशन में जाना है। मात्र 549 रुपए में आपको सभी ऑल सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे और उन सभी का प्रिंट निकलवा सकते हैं ताकि चीजों को हाईलाइट करते हुए आप कम समय में ज्यादा चीजों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, और इसी 549 रुपए के साथ ही आपको 2 टेस्ट सीरीज और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एक तो आपको सोशल साइंस की, जिसके अंदर आपके 28 चैप्टर्स हैं, जिनसे आपके लगभग 700 प्लस क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। और एक आपकी साइंस की टेस्ट सीरीज, जिसमें जो मैं आज के जो क्वेश्चंस लेके आया हूं ना, ये सभी क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो लगभग 16 चैप्टर आपके साइंस के जो हैं वो भी आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। और ये सभी चीजें, इनके सभी चैप्टर अगर आपको वीडियो की फॉर्म में पढ़ने हैं, कि जो थ्योरी क्लासेस है, जैसे मैं अमल और क्षार चैप्टर करवाया, इनकी अगर आपको थ्योरी क्लासेस वीडियो की फॉर्म में देखनी है, अच्छे से चीजों को समझना है, तो आप कंप्लीट जो वीडियो कोर्स है ना उसको भी आप ले सकते हैं।
ये वीडियो कोर्स है, ये भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के साथ भी, इस वीडियो कोर्स के साथ भी तो 2 टेस्ट सीरीज है ना, वो इस वीडियो कोर्स के साथ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। यानी कि आपके 700 प्लस क्वेश्चन सोशल साइंस के और इतने ही क्वेश्चन लगभग साइंस के, वो आपको जो कंप्लीट वीडियो कोर्स है उसके साथ भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो जिसको नोट्स के थ्रू पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, तो वो नोट्स वाला कोर्स ले सकते हैं। जिनको वीडियो के थ्रू अच्छे से समझना है और फिर भी प्रैक्टिस करनी है साथ में, तो वो वीडियो कोर्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये सभी चीजें आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है और वहां पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिनको सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट पढ़ना है तो वो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई विलियन लाल लिटमस को क्या कैसे कर देता है, आपका नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः, पीएच यानी कि जो पीएच मान है वो इसका कितना होगा। देखिए आप ऑप्शंस को, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा या फिर 10 होगा। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक होता है एसिड और एक क्या होता है आपका बेस होता है। एक आपका एसिड होता है और एक आपका बेस होता है। एसिड के बारे में मैंने क्या बताया था अभी, और बेस के बारे में क्या बताया था। तो देखिए जो बेस होते हैं ना, ये क्या करता है, लाल को नीला करता है। लाल को कैसे करता है, आपका नीला करता है। लिटमस पत्थर होता है, लिटमस पत्थर, लिटमस जो पत्थर होता है वो आपका एक सूचक होता है जो क्या करता है, वो ये बताता है कि जो दिया गया विलियन है ना, वो आपका एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो लिटमस पत्थर के अंदर जब हम एसिड और बेस मिलाते हैं ना, तो उससे इसका जो रंग वगैरह है वो बदल जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है। तो जैसे बेस है, जब बेस लिटमस पत्थर के अंदर जब आप बेस को मिलाएंगे ना, तो वो लाल लिटमस पत्थर को कैसे कर देगा, आपका नीला कर देगा। तो अगर वो लाल को नीला करता है यानी कि वो बेस है, और अगर वो नीले को लाल कर रहा है, नीले को अगर वो लाल कर रहा है ना, इसका मतलब वो क्या है, वो आपका एसिड है। समझ गए। अगर लाल को नीला करता है तो बेस है, एसिड यानी कि नीले को अगर लाल कर रहा है तो वो क्या है, वो आपका एसिड यानी कि अम्ल है। ये अम्ल और ये क्या होता है, आपका क्षार होता है। ठीक है, अम्ल और क्षार, समझ गए इतना आप। तो यहां पे पूछा गया था कि कोई विलियन लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या संभव होगा। क्या कर रहा है, लाल को नीला, लाल को नीला यानी कि बेस हो गया। इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम इसमें कैसे आइडिया लगाएं कि इसमें से बेस कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको पीएच स्केल बताया था, अगर आपको याद हो, ये चीजें हमने थ्योरी क्लास में वीडियो कोर्स में बहुत अच्छे से समझा रखी है। देखिए मैंने आपको पीएच स्केल बताया था, बीच में वैल्यू कितनी होती है आपकी 7, कितनी होती है 7, और यहां पे होता है आपका 0, और यहां पे वैल्यू आपकी 14, यानी कि 0 से लेके 14 तक क्या होता है आपका पीएच स्केल होता है, जिसमें 7 क्या है आपका उदासीन पॉइंट है, यानी कि ना ही वो अम्लीय होगा और ना ही वो क्या होगा, क्षारीय होगा। 7 से कम जाओगे तो अम्लीय मिलेगा, यानी कि एसिडिक मिलेगा, आपको एसिड मिलेगा। और 7 से अगर आप ऊपर जाते हो तो कैसे मिलेगा, आपको क्षारीय मिलेगा। यानी कि 0 से लेके 7 के बीच में है ना तो अम्लीय, 7 और 7 से अधिक, 7 से 14 के बीच में है तो कैसा होगा, आपका क्षारीय होगा। ठीक है, और 7 पे है एग्जैक्ट तो क्या होगा, आपका उदासीन होगा। समझ में आ गया। अब एक बात बताइए, 1 4 5 कहां पे है, 1 इधर, 4 इधर और 5 इधर, 7 से कम है तो ये तो कैसा होता है, आपका अम्लीय होता है। तो बचा ऑप्शन क्या, हमारे पास 10 बच गया। और 10 के बारे में क्या बात की गई है कि जो लाल को क्या करे, नीला करे। तो लाल को नीला करने का मतलब क्या हो गया, आपका क्षारीय हो गया। और क्षारीय की वैल्यू क्या है, आपके 7 से 14 के बीच में होगी। तो 7 से 14 के बीच में कौन सी वैल्यू है, आपके सिर्फ और सिर्फ 10 है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका 10 हो जाएगा। समझ में आई बात को। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। अम्ल है, नीले को लाल करेगा, बेस है, लाल को नीला करेगा, पीएच का परास है, 0 से 14 के बीच में होता है। ठीक है, 0 सबसे कम वाली वैल्यू है, 14 सबसे ज्यादा वाली है। 0 का मतलब होगा सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, 14 का मतलब है सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, और 7 का मतलब क्या है कि वो उदासीन है, ना तो वो अम्लीय होगा ना ही वो क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। समझ में आ गया। यहां पे हमने कैसे पहचाना, 1 वैल्यू, 4 वैल्यू, 5 वैल्यू कैसी वैल्यू है, आपकी एसिडिक वैल्यू है। क्यों, क्योंकि आपके 0 और 7 के बीच में आ रही हैं, तो एसिडिक हो गई। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, बचा क्या, आपका 10। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका क्षारीय है। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखिए आप। ये सभी चीजें आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगी, और आपको जो थ्योरी क्लासेस है वीडियो वाली उसमें भी मिल जाएंगी। वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जैसे मैं आपको अब करवा रहा हूं ना, इसी तरीके से। ठीक है, भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्वान क्रम से अम्ल और क्षारक की वजह से होता है। इतना तो मैं आपको बता चुका हूं। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं,
एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अब इस लाइन का मतलब भी मैंने वीडियो कोर्स में अच्छे से समझाया है। एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करने का मतलब, भाई आप अगर प्रैक्टिकल सोचते हैं, कई बार क्या होता है आपके पेट में जलन होती है। क्या होती है आपके पेट में? काफी बार क्या होती है, जलन होती है। आप बोलते हैं ना पेट में जलन हो रही है, कुछ खा नहीं पा रहा मैं अच्छे से, ठीक है, आप बोलते हैं ना ऐसा, तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है आपकी अम्लीय प्रकृति की वजह से। यानी कि जो आपका पेट है ना उसके अंदर एसिड बढ़ गया, जो एसिडिक नेचर है ना वो आपका बढ़ गया। तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देगा? डॉक्टर आपको दवाई देगा। तो जो डॉक्टर जो दवाई देता है ना वो आपकी क्षारीय दवाई होती है, यानी उसके अंदर आपका बेसिक जो है ना उसकी जो प्रकृति है वो आपकी बेसिक होगी। तो उस वजह से जैसे ही बेस एसिड में से जाके मिलेगा ना आपका पेट के अंदर, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो आपकी जो जलन थी ना वो क्या हो जाती है, आपकी खत्म हो जाती है। ये तरीका होता है। तो पेट में जलन किसकी वजह से हुई? आपके एसिड से वजह से हुई। एसिड को खत्म करने के लिए क्या लिया आपने? बेसिक दवाई ली जो डॉक्टर के पास जाके। तो उससे क्या हुआ, एसिड और बेस का जो रिएक्शन हुआ और जो इनका एक दूसरे का जो प्रभाव था ना वो आपका खत्म हो गया। और जैसे ही प्रभाव खत्म हुआ आपका जो पेट की जलन थी वो क्या हो गई, आपके पेट की जलन ठीक हो गई। और आपको याद हो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, ठीक है। पेट में जो अपच होती है, अपच को सही करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH की होल ट्वाइस। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हम याद करते हैं, और भी चीजें हम यूज करते हैं जो मैंने थ्योरी क्लास में बता रखी है, ठीक है। अब आगे देखिए, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। मैंने बताया ना, नीले को क्या करेंगे, लाल करेंगे। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है, आपको सही से याद नहीं रखता, तो आप ऐसे याद रखो, अमल लास्ट में क्या आ रहा है, ले आ रहा है, ले आ रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, अमल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं, नीले को लाल। तो इसमें भी लास्ट में क्या आ रहा है, आपका लाल आ रहा है ना। तो अमल में लास्ट में ले आता है, तो जो हम लाइन लिखेंगे ना उसमें भी लास्ट में लाल आएगा, यानी कि नीले को लाल। तो कौन करेंगे, आपके एसिड करेंगे। इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। जबकि जो क्षारक हैं उनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। और ये लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, आपका नीला कर देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, और ये आपका जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था ना, जो अभी एग्जाम हुआ था आपका 2023 के अंदर स्टेट का एग्जाम, कुछ दिन पहले जो हुआ था 2 और 3 और 4 दिसंबर को, 2-3 दिसंबर को, तो उस एग्जाम के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। यहां पे पूछा गया था हल्दी के बारे में कि निम्नलिखित में से एक जो सूचक है, अम्ल और जो क्षार का सूचक है वो कौन सा है। तो हमने क्या बताया, वहां पे ऑप्शन दे रखा था हल्दी। तो हमारा करेक्ट आंसर वहां पे होता हल्दी। तो एस्टेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। आगे देखिए, श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग कैसा हो जाएगा, आपका भूरा लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, भूरा लाल हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और वापस से जब हम उसको दोबारा ज्यादा से ज्यादा पानी से धोएंगे ना, तो वापस से जो कलर है ना वो आपका पीला होना स्टार्ट हो जाता है। इसको बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। देखिए मैंने जस्ट अभी आपसे डिस्कस किया था, एंटीबायोटिक जिसे हम बोलते हैं प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक यानी कि पीड़ाहारी जो दर्द को कम करे, दर्द को खत्म करने वाली दवा, एंटा एसिड लेते हैं या फिर एंटीसेप्टिक लेते हैं। तो देखिए सीधा और सिंपल सा आंसर है आपका, क्या करने हैं, हम लेंगे आंसर नंबर सी, यानी कि एंटा एसिड लेंगे। एंटा एसिड का मतलब क्या हो गया, जो एसिड को एंटी करे। एसिड को एंटी का मतलब ये हो गया जो एसिड की मात्रा है ना उसको खत्म कर दे। तो हमारे पेट में क्या होती है, एसिड की जो मात्रा बढ़ती है तभी तो अपच होता है, तभी तो हमारे पेट में क्या होती है, जलन होती है। जो जस्ट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, तो किसका यूज करते हैं, हम एंटा एसिड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, क्या बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, MgOH की होल ट्वाइस। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी होगा, यानी कि एंटा एसिड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। और जो एनाल्जेसिक होता है ना, ये आपकी जो दर्द से छुटकारा लेने की जो दवाई दी जाती है ना, वो होती है आपके एनाल्जेसिक, यानी कि आपके जो दर्द है उसको कम कर दे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर यानी कि पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पन्न करता है, उसका उत्पादन करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना पचे भोजन के पाचन में क्या होता है, आपका सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कि HCl उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में पेट में दर्द और जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए हम एंटा एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। और जो क्षारक मैंने क्या बताया आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH की होल ट्वाइस क्या है, आपका क्षारक है।
इसका हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक और बता देता हूं मैं आपको, NaHCO3 का भी यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसका भी हम यूज करते हैं अपच के अंदर, अपच के अंदर, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, क्षारीय प्रकृति का ही तो होता है ना, इस वजह से। तो आप समझ गए, तो यहां पे हमारा करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सब चीजें हमने हमारा जो कोर्स है उसमें अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है किसके अंदर? टमाटर में पाया जाएगा, इमली में पाया जाएगा, खट्टे दूध में मिलेगा, या फिर आपके संतरा के अंदर मिलेगा। दोबारा पढ़िए, टमाटर में मिलेगा, इमली में मिलेगा, खट्टे दूध में मिलेगा, या फिर संतरा के अंदर मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, कि जो आपका टार्ट्रिक अम्ल है किस में पाया जाता है? आपका इमली के अंदर। इमली में आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक, जो आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है ना, ऑक्जेलिक जो अम्ल होता है वो होता है आपका टमाटर के अंदर। खट्टे दूध की मैं बात करूं तो इसमें होता है आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? आपके खट्टे दूध के अंदर होता है। और संतरे की अगर मैं बात करता हूं तो सिट्रिक, जो आपका सिट्रिक अम्ल है वो किसमें मिलता है? आपके संतरे के अंदर मिलता है। लेकिन यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? टार्ट्रिक अम्ल किसमें मिलेगा? आपका इमली के अंदर, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं हम। सिरका, देखिए सिरके में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे एसिटिक अम्ल, और सिरके का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। फिर से लिख देता हूं, CH3COOH किसमें मिलता है? आपका सिरका के अंदर। संतरे की मैंने बताया अभी आपको सिट्रिक अम्ल। इमली में क्या होता है? आपका टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टे दूध की अगर हमने बात की तो लैक्टिक अम्ल में, यानी कि दही के अंदर। ठीक है, नींबू की अगर बात करते हैं तो नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। चिट्टी का डंक, मेथनोइक अम्ल, और आप फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं। अगर आपसे फॉर्मिक अम्ल पूछा जाता है, फॉर्मिक अम्ल इस तरह से लिखा मिलेगा आपको, फार्मिक अम्ल, तो वो भी किसमें मिलता है? आपका चिट्टे के डंक के अंदर मिलता है। और नेटल की बात करें तो वो भी किसमें मिलता है? आपका मेथनोइक अम्ल मिलता है। किसमें? नेटल में। और चिट्टे के डंक में भी मेथनोइक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। और नेटल क्या है आपका? मैंने बताया था, ये थ्योरी क्लास में मैंने डिटेल से बताया था। नेटल क्या होता है? एक शाकीय पौधा होता है। ये कोई जीव नहीं होता, ये शाकीय पौधा होता है, जिसकी जो पत्तियां है ना, पत्ती के ऊपर आपको छोटे छोटे कांटे दिखाई देंगे। और ये कांटे जब आपके स्किन के ऊपर चुभेंगे ना, तो इनके अंदर होता है मेथनोइक अम्ल। तो वो आपकी स्किन में चला जाता है, जो आपको क्या कर देता है? आपको दर्द देता है। और इस नेटल के पौधे के पास ही आपका एक पौधा और उगता है, जो क्या करता है? इस दर्द को कम करने की दवा देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये नोट्स में भी उपलब्ध है और आपके वीडियो कोर्स में भी। जिस तरह से आप पढ़ना चाहें उसको आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी MCQ जो है वो मैं आपको यूट्यूब पे करवाता ही हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टमाटर में विद्वान है। अब देखिए टमाटर के बारे में पूछ लिया भाई, टार्ट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, या फिर सिट्रिक अम्ल है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था टमाटर में क्या मिलता है? आपका ऑक्जेलिक अम्ल। किसमें मिलेगा? आपके टमाटर के अंदर मिलेगा। टार्ट्रिक अम्ल किसमें? आपके इमली के अंदर। फॉर्मिक अम्ल मैंने जस्ट अभी बताया था चिट्टी के अंदर, जो चिट्टी का डंक है उसके अंदर आपका फॉर्मिक अम्ल मिल जाएगा। सिट्रिक अम्ल किसके अंदर मिलेगा? हमने जस्ट अभी पढ़ा था संतरा में। किसमें मिलता है? संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल। नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल मिलेगा। तो ये सारे की सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, फिर से आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टे दूध या दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चिट्टी का डंक मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल। मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। और नेटल का जो डंक है उसमें भी मेथनोइक अम्ल, और नेटल क्या है? आपका एक शाकीय पौधा होता है। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। शाकीय पौधा होता है ये, ठीक है, कोई जीव नहीं है। क्योंकि नेटल का नाम पढ़ते ही माइंड में ये आएगा कि कोई चिट्टी टाइप या बिच्छू टाइप कोई डंक होगा, कोई जीव होगा ये हमारा, लेकिन जीव नहीं है, ये आपका एक शाकीय पौधा है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब विलियन में फिनाइलएफ्थिलीन की एक बूंद डाली जाती है तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। फिर से पढ़िए, जब विलियन में फिनाइलएफ्थिलीन की एक बूंद डाली जाती है तो इसका जो रंग है वो आपका गुलाबी हो जाता है। तो विलियन किस तरह का है? ऑप्शंस को देखिए आप, HCl, NaOH, HNO3 और आपका H2SO4, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपका क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे पूछा गया है कि जब विलियन में फिनाइलएफ्थिलीन की हम बूंद डालते हैं तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो विलियन हमारा कैसा है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर बी। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका विलियन है वो, ठीक है। HCl भी क्या है? आपका एसिड है। HNO3 क्या है? आपका एसिड है।
H2SO4 भी क्या है, आपका एसिड है, लेकिन NaOH जो है ना ये आपका बेस है। आप याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए आप यहां पे आइए, प्रखनली के अंदर हमने 2 ml NaOH का घोल लिया। क्या लिया, NaOH का घोल लिया, और इसमें 2 बूंद डाली हमने किसकी, फिनाइलएफ्थलीन की। फिनाइलएफ्थलीन क्या है, ये भी आपका एक सूचक है, जैसे हमने लिटमस पत्थर पढ़ा था ना, इसी तरह से आपका फिनाइलएफ्थलीन होता है, ये आपका कृत्रिम सूचक होता है। कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक। जैसे आपका लिटमस पत्थर है वो कैसा है, लिटमस पत्थर आपका प्राकृतिक है, हल्दी है आपकी प्राकृतिक है, लेकिन जो आपका फिनाइलएफ्थलीन है ना ये आपका कैसा सूचक है, आपका कृत्रिम सूचक है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 2 बूंद आपने फिनाइलएफ्थलीन की जब इसमें डालोगे ना तो इसका रंग क्या होगा, इसका रंग चेंज हो जाएगा, इसका रंग चेंज हो जाएगा। और रंग चेंज हो गया, उसके बाद आपने क्या किया, इस विलियन में आपने एक एक बूंद उसके बाद क्या डाला, तनु HCl का डाला। इसका डाला, HCl का डालने के अब आप इसके अंदर क्या मिला रहे हो, आप एसिड मिला रहे हो, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के मिश्रण का रंग में कोई परिवर्तन आया, अम्ल मिलाने के बाद फिनाइलएफ्थलीन का जो रंग है वो क्यों बदल गया, इनके रंग तो बदल गए फिर से। तो अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंद फिर से मिलाइए, और जैसे आप मिलाते हैं तो फिनाइलएफ्थलीन का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, फिर से गुलाबी हो जाएगा। तो यहां से आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब भी आप NaOH की बूंद मिलाते हो ना विलियन के अंदर, जैसे आपने NaOH मिलाया यानी कि NaOH का विलियन बनाया, तो जो रंग है ना वो आपका गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। आप HCl मिलाएंगे फिर से कलर चेंज हो जाएगा, फिर आप NaOH फिर मिला देंगे तो फिर से क्या रंग हो जाएगा, आपका गुलाबी हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते ही जो विलियन का रंग है ना वो कैसा होता है, आपका गुलाबी हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसलिए यहां पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ना वो आपका NaOH आएगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए 2022 के अंदर आपके चंडीगढ़ PRT में क्वेश्चन पूछा गया था कि जल का क्रिस्टलीकरण नहीं है, किस पदार्थ में से किस पदार्थ में जल का क्रिस्टलीकरण नहीं है, जल का क्रिस्टलीकरण नहीं है। और वहां पे आपके काफी ऑप्शंस दे रखे थे, जिप्सम भी था वहां पे आपका, ठीक है, कॉपर सल्फेट भी था वहां पे आपका, ठीक है, काफी चीजें दे रखी थी आपके वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस भी दिया गया था। तो वहां पे पूछा यह गया था कि जल का क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में से किस पदार्थ के अंदर या किस खनिज के अंदर आपका नहीं है। तो जल के क्रिस्टलीकरण का मतलब यह होता है जो भी आपके सामने वो पदार्थ है ना, उस पदार्थ के अंदर साथ में जो आपका अलग से जो जल है ना वो आपका इंक्लूड है, अलग से जल इंक्लूड है। जैसे यहां पे अगर आप देखते हो तो यहां पे 2H2O अलग से दिख रहा है आपको, यहां पे 5H2O अलग से दिख रहा है, यहां पे 1/2H2O अलग से दिख रहा है, लेकिन यहां पे नहीं दिख रहा, ठीक है। तो यानी कि जो आपका जल है ना वो आपको अलग से दिखेगा, वो जल का क्रिस्टलीकरण का फॉर्मूला था, ठीक है, वो अलग फॉर्मूला है, वो मैं आपको करा चुका हूं, वो अलग क्वेश्चन है आपका। लेकिन मैं मैंने आपको बताया कि जल के क्रिस्टलीकरण का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा पदार्थ जिसके अंदर जो जल है ना वो आपका विद्यमान होगा, कुछ मात्रा में विद्यमान होगा, वो अलग से दिखेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताइए आप, CaSO4 इंटू में 2H2O, CaSO4 इंटू में 5H2O, CaSO4 इंटू में हाफ H2O, या फिर CaSO4। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है। CaSO4 इंटू में 2H2O क्या है, आपका जिप्सम का फॉर्मूला है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। लेकिन अगर आप जैसे ही आफ लगा देंगे ना, आफ लगाते ही आपका बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा आपका, ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और अगर 2H2O है, 2H2O लगेगा तो आपका जिप्सम बन जाएगा। तो इन दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और आपका जिप्सम दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों को अलग अलग आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप, जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। अब जिप्सम में क्रिस्टलन का जल क्यों बोला, क्योंकि देखिए आप CaSO4 इंटू में 2H2O, तो यहां पे 2H2O अलग से प्रेजेंट है, तो इसलिए बोला गया है जिप्सम क्या है कि जिप्सम के अंदर क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु हैं, देखिए 2H2O है, 2 अणु है, इसका रासायनिक सूत्र होगा CaSO4 इंटू में 2H2O, ठीक है। और एक आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट, अर्ध हाइड्रेट या फिर हेमी हाइड्रेट जिसे बोलते हैं CaSO4 इंटू में हाफ H2O बनाता है, और इसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप समझ गए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपका ये है और जिप्सम का फॉर्मूला आपका ये है। दोनों में आपका अलग अलग डिफरेंस है और दोनों क्या है, आपके क्रिस्टलन के जल हैं, क्योंकि इसमें आपका हाफ H2O है और इसमें आपका 2H2O है। तो दोनों आपके क्रिस्टलन के जल प्रेजेंट है इनके अंदर, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट,
CaSO4 इंटू में 2H2O, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 1M NaOH का पीएच मान बताइए, यानी कि NaOH का पीएच मान बताना है। मैंने जस्ट अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ये आपका पीएच स्केल है और पीएच स्केल के अंदर ये आपकी 7 वैल्यू है, यहां पे आपका 0 है, यहां पे आपका 14 है। 0 से 7 के बीच के हैं वो अम्लीय हैं आपके, ठीक है ना, यानी कि ज्यादा एसिडिक। जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाओगे ना वो चीज उतनी ही ज्यादा एसिडिक होती चली जाएगी। और 7 से 14 के बीच में क्या है आपके बेस है, यानी कैसी प्रकृति है उनकी, क्षारीय प्रकृति है, याद रखिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे वो 14 की तरफ जाते हैं उतने ज्यादा वो बेसिक होते जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात की गई है NaOH की, और NaOH के बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है, ये आपका क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जस्ट हमने पहले क्वेश्चन किया है, तो अगर क्षारीय है तो कितना होगा, सीधा और सिंपल है, 7 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 7 पे तो उदासीन होता है ना। तो 7 से ज्यादा का ऑप्शन कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ एक है आपका 14। तो जो आपका NaOH है ना वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, ये भी आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा बेसिक होता है। और सबसे ज्यादा एसिडिक अगर आपसे पूछा जाए ना तो वो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी आपको याद रखना है। दोनों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक आपका HCl क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, और सबसे ज्यादा अगर बेसिक पूछा जाता है तो NaOH क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी 14 होती है। ये दोनों के दोनों आपको याद रखना। और एक मैंने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जो आपके अपच के अंदर यानी कि आपके जब पेट में जलन होती है ना उस समय यूज करते हैं, तो इसका जो पीएच है ना वो आपका 10 होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये मैं स्टार्टिंग में करवा भी चुका हूं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने वैल्यू यहां पे लिख दी है, 0 से लेके 14 तक, ये बीच में 7 है। तो शुद्ध जल का अगर आपसे कोई पीएच पूछा जाता है ना, जिसे बोलते हैं आसूत जल, आसूत जल जिसे बोला जाता है, शुद्ध जल बोला जाता है, उसका होता है आपका 7। लेकिन अगर रक्त के बारे में पूछा जाए तो रक्त का होता है आपका 7.4। और अगर 7.4 है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रक्त कैसा है, आपका एसिडिक है या बेसिक है, तो आप क्या आंसर दोगे, आपका बेसिक है। भाई 7 पे उदासीन है, 7 से कम एसिडिक है, और 7 से ज्यादा क्या है आपका बेसिक स्टार्ट हो जाता है। तो 7.4 क्या हो गया, आपका बेसिक हो गया ना। तो जो आपका रक्त जो होता है ना, रक्त को कभी चक्के देखना, वो कैसा है, वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। कभी चोट लग जाती है तो आप मुंह में लेते हैं ना, तो आप चखोगे ना तो आपकी क्षारीय प्रकृति का है, वो अम्लीय प्रकृति का नहीं, वो आपको खट्टा नहीं लगेगा, याद रखिएगा। अगर नींबू के रस के बारे में पूछा जाए तो 2.2 होता है इसका। अगर जठर रस के बारे में पूछा है तो 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैं आपको बता चुका हूं 10 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है आपका 14 होता है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी विलियन में जब फिनाइलएथिलीन डाली जाती है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, तो विलियन कैसा है, देखिए अलग तरीके से पूछ लिया। वहां पर वो NaOH की फॉर्म में पूछा था, यहां पे डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी, तो कैसा होगा, सीधा और सिंपल सा आंसर आपको पता है अच्छे से कैसा होगा, आपका क्षारीय होगा। भाई अम्लीय भी नहीं होगा, उदासीन भी नहीं होगा, उपरोक्त सभी तो मतलब ही नहीं है, बचा क्या आपका क्षारीय। क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने NaOH का विलियन लिया था, उसमें हमने फिनाइलएथिलीन की बूंद डाली थी, उसके बाद HCl की बूंद डाली। तो जैसे जैसे हम डाल रहे थे उसका रंग चेंज होता जा रहा था। और जैसे हम क्षारीय प्रकृति का विलियन डालते हैं, यानी कि NaOH को इंक्लूड कर रहे थे विलियन में, तो कैसा हो जाता था, उसका रंग गुलाबी हो जाता था। तो देखिए एक क्वेश्चन को दो तरह से पूछ लिया, तो क्वेश्चन आपके सेम है, बस आपको बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो अच्छे से पता होना चाहिए। और ये हमने वीडियो कोर्स में बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, ठीक है। तो आपको अगर लेना है तो आप एप्लीकेशन में जाके उस कोर्स को ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिटिक अम्ल कहां पे पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, नींबू में, या फिर सिरका के अंदर। सिरका का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, मैं आपको बता चुका हूं। और सिरका के अंदर क्या होता है, आपका एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगर मैं नींबू की बात करता हूं तो क्या होता है, सिट्रिक अम्ल। और संतरा में भी क्या होता है, आपका सिट्रिक अम्ल ही होता है। नेटल के डंक में मैंने क्या बताया था, मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। और मैंने ये भी बताया था कि नेटल क्या है, आपका एक शाकीय पौधा है। क्या है, शाकीय पौधा, आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मैं चिट्टी के डंक की बात करूं तो इसमें क्या होता है, आपका मेथेनोइक अम्ल भी होता है, और हम फॉर्मिक अम्ल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फॉर्मिक अम्ल। तो ये दोनों होते हैं आपके चिट्टी के डंक के अंदर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, फिर से वही है सेम। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टे दूध के अंदर आप लैक्टिक अम्ल मिलेगा आपको, नींबू के अंदर आपको सिट्रिक अम्ल मिलेगा। संतरा में भी सिट्रिक अम्ल था, कंफ्यूज मत होना। और नींबू में भी क्या है, सिट्रिक अम्ल है। दोनों आपके खट्टे होते हैं, नींबू और संतरा दोनों क्या है, एकदम प्योर खट्टे होते हैं। तो दोनों में आपका सिट्रिक अम्ल है। चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल प्लस में फॉर्मिक अम्ल, और आपके नेटल के डंक के अंदर मेथेनोइक अम्ल, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं,
ठीक है। तो अगर आपको ये सभी चीजें वीडियो के फॉर्म में बहुत ही अच्छे से और डिटेल से समझनी है ना, तो आप वीडियो कोर्स को ले लीजिएगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए, क्योंकि देखिए मैं ये मानता हूं कि एमसीक्यू प्लस में थ्योरी आपकी दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करने से भी एग्जाम नहीं होगा और सिर्फ थ्योरी करने से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू किए यानी कि आप रट रहे हो चीजों को, क्योंकि आपको जब तक थ्योरी क्लास अच्छे से पता नहीं है, उसका जो बेस है, उसका जो रीजन है वो आपको नहीं पता, तो आप क्वेश्चन को रटोगे। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कर ली तो नॉर्मल सी बात है आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी। थ्योरी देखने के बाद आपको यह समझ में नहीं आएगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो क्वेश्चन को जब आप देखोगे तभी आप उस चीज को समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये है आपका रीजन। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।